साथ जुड़ेगा आधार हाउसिंग और आधार हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजमेंट जो है यहाँ पर हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब देगा। और दरअसल फरवरी 2011 से शुरू हुई ये कंपनी नवंबर 2017 में DVHFL के साथ मर्जर होकर नवंबर 2017 से अपने मौजूदा स्वरूप में सामने आई है और कंपनी देश की लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है और कंपनी कम आय वालों की हाउसिंग फाइनेंस ज़रूरतों को पूरा करती है। इतना ही नहीं, कंपनी के तिमाही नतीजे जो आए हैं वो अच्छे भी रहे हैं। NII करीब हमने देखा है 27% बढ़ा है, जबकि मुनाफा 17% यहाँ पे बढ़ता हुआ हमने देखा है। AUM की बात करें 21% की ग्रोथ यहाँ पे दर्ज हुई है और ग्रॉस NPA में कमी भी हमने आती हुई देखी है। कंपनी के नतीजों और साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर आइए बात करते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO ऋषि आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और ऋषि, सबसे पहले तो बजट में तमाम तरह के जो ऐलान हुए हैं जिससे हमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा, उसी के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर मॉर्गेज गारंटी फंड इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए किया गया, लोअर इनकम ग्रुप सेगमेंट्स के लिए यहाँ पर ख़ास तौर से ध्यान दिया गया है। स्पेशल विंडो यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, स्वामी जिसे हम कहते हैं, उसकी 2.0 फंड का भी ऐलान किया गया है। तो ये जो सौगातें मिली हैं, इससे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को कितना बूस्ट और कितना अफोर्डेबल हो जाएगा ये सेगमेंट, बताइएगा। सबसे पहले कविता, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और आपने एकदम सही वर्ड चूज किया, सौगातें जो मिली हैं। और ये बहुत वेलकम सौगातें हैं। जी। आपने स्वामी फंड की बात करी, जो अटके हुए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, वहाँ 15,000 करोड़ का इन्फ्यूजन की बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो आपने नहीं टच किया, उस पर काफी बढ़ावा मिल रहा है। मॉर्गेज गारंटी फंड जो आपने बोला, एक बहुत अच्छा फंड लॉन्च हुआ है, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है EWS LIG सेगमेंट को। ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि हमारे एक बिजनेस एज यूजुअल में रह जाते हैं या छूट जाते हैं, या उन पे एक्सपोजर नहीं लिया जाता है। इस फंड के आने से उस एक्सपोजर में बढ़ावा आने के बहुत बहुत आसार है। इसके अलावा एक जो चीज हम सब मिस कर रहे हैं वो है जो टैक्स बेनिफिट मिला है 12 लाख तक के इनकम के कंज्यूमर्स को, जो कि EWS LIG और MIG 1 को कवर करता है। इससे अगर मैं बड़े छोटी सी एक बात बोलूं, तो आज एक कंज्यूमर जो कि 10 लाख का लोन ले पा रहा था इसके पहले, टैक्स बेनिफिट के पहले, और एक 2 बेडरूम छोटा सा मकान लेता था, आज वो उसको 3-4 लाख रुपए का लोन का इजाफा मिल सकता है। तो वो दो 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 बेडरूम की जगह ढाई ढाई बेडरूम का मकान लेगा, या 2 रूम कंस्ट्रक्ट करने की जगह 3 रूम कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इससे एक अलग इजाफा आने की उम्मीद है। ओवरऑल हमें लगता है कि जो ओवरऑल ये जो सारे इंसेंटिव्स आए हैं, या ये जो सौगातें मिली हैं, इससे काफी पुश मिलने वाला है इस सेगमेंट को, स्पेशली जो अफोर्डेबल सेगमेंट हम बोलते हैं, जो कि ग्रो कर रहा है। ओवरऑल हाउसिंग ग्रो कर रहा है करीब 15 से 17% पे, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो 18-19% पे ग्रो कर रहा है। हमारी उम्मीद है कि ये 18-19% 20-21% हो जाएगा आने वाले सालों में। अब ऋषि, अब इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं लिक्विडिटी सिनेरियो समझना चाहूँ आपसे, तो ओवरऑल लिक्विडिटी के स्टेटस को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आधार की बात करूं तो लिक्विडिटी पे हमें कोई अभी कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं और कुछ एग्जांपल आपको दूं, तो हमारे जो फंडिंग पैटर्न था उसमें बैंक का जो कंट्रीब्यूशन था, हमारे 3 सोर्सेज हैं ब्रॉडली कविता। एक है बैंक, एक है हमारा रेगुलेटर जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो हमें एक रिफाइनेंस मॉडल में फंडिंग करता है, और NCD मार्केट है जो हमारी। तो हमारे जो बैंक से फंड था, वो हमारा करीब 68% एक्सपोजर था। और एंड एज अ बहुत सोची समझी उसके प्लान के तहत हमने इस एक्सपोजर को गिरा के आज 51% पे ले आए हैं। NHB से हमारा 25% एक्सपोजर है, और NCD मार्केट से 25% है। और जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे जैसे हम अब आगे जाएंगे आने वाले सालों में, हमारी करंट अगर आप रेटिंग देखें तो AA केयर और ICRA रेटेड है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में हमारी रेटिंग एक नॉच ऊपर हो जाएगी, जिससे और एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमारे में इन्वेस्ट कर सकती हैं। हम बहुत एक्टिवली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमें कोई ऐसा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। ये जरूर एक शॉर्ट ऑफ वर्ड के लिए गॉसिप है कि बहुत ज्यादा खिंचाव है बैंक की तरफ से NBFCs को फंडिंग, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हमें अपने अपने जो बास्केट है इसको पूरा एक्सपैंडेड रखना है, जितने ज्यादा एक्सप्लोर कर सके उतना करना है।
थोड़ा-सा रेट कट के बारे में भी ऋषि बात करना चाहेंगे। अब देखिए 25 बेसिस पॉइंट का आपके बोरोइंग्स पर, आपके पोर्टफोलियो पर सपोर्ट के लिहाज से और ग्रोथ में सपोर्ट के लिहाज से कितना ज़रूरी आप समझते हैं? तो कविता, मैं जो इस रेट कट आया है, एक तो पहले ये बहुत वेलकम मूव था। 5 साल के बाद ये 25 पैसे का रेट कट आया है। तो मैं बताऊं अब जरा ये कैसे काम करता है। हमारी हमारी ब्रॉडली 15,000 करोड़ की बोरिंग है। ये बोरिंग दो पहलू पे आती है। एक आती है जो हमारी एमसीएलआर लिंक्ड होती है, एक रिपो रेट लिंक्ड होती है। तो हमारे जो 15,000 करोड़ का बोरोइंग है, इसमें करीब 12 से 13% का जो फंड है, जो बोरोइंग है, वो रिपो रेट लिंक्ड है, जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिल गया है। और जो एमसीएलआर लिंक्ड है, ये हमारे एस्टिमेट के हिसाब से अगले 3 से 6 महीने में इसका बेनिफिट आ जाना चाहिए। और दूसरे तरफ का दूसरा पहलू बताऊं तो हमारे 80% कस्टमर्स फ्लोटिंग रेट पे हैं, हमारी 80% बोरोइंग भी फ्लोटिंग रेट पे है। तो जो आएगा वो कंज्यूमर को पास हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रेट कट है, ये एंड कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए इसी की ही मंशा और इरादा सभी लोग रख भी रहे हैं। अच्छा, आपकी थोड़ी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताइएगा। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशंस आपका फोकस रहा है और हमने देखा है इस्तेमाही कंपनी ने लगभग 12 नई ब्रांचेस यहाँ पर ऐड की हैं, अगर हम गलत नहीं हैं तो। अब किस तरह के ब्रांच एक्सपेंशन पर आप फोकस कर रहे हैं आखिरी तिमाही में? सो कविता, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारी आपने सही बोला, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि हमें ब्रांच एक्सपेंशन करनी है। और मगर एक फिगर दे पाऊं तो करीब 60 से 70 ब्रांचेस हम हर साल लाएंगे अगले 3 साल तक। इस साल की बात करें तो एज वी स्पीक टुडे हमारे करीब 35 ब्रांचेस नई खुल चुकी हैं और हमारा टोटल काउंट पहुंच गया है 560 ब्रांचेस पे। और करंट क्वार्टर में जो ब्रांचेस अंडर अंडर रेनोवेशन या कंप्लीशन पे हैं, तो मेरे उम्मीद के हिसाब से करीब 25 ब्रांचेस और ऐड हो जाएंगे इस साल। और हम इस ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू करेंगे अगले 3 साल के लिए, कविता। अब यहाँ पर अगर हम फ्री इनकम की बात करें तो उसमें थोड़ा 35% ईयर ऑन ईयर और 21% अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें कमी हमें दर्ज होती हुई दिखाई दी है। लेकिन प्रमोशनल कैंपेन और डिस्काउंट्स जो प्रोसेसिंग फ़ीस में दिए गए हैं उस वो एक बहुत बड़ी वजह मेरे ख्याल से, फ्रेश एक्विजिशन भी, ये कुछ वजह हैं जो गिनाई जा रही हैं। अगर आप मुझे समझा सकें कि डिस्काउंट्स को लेकर किस तरह की ज़रूरत पड़ गई, क्या डिमांड यहाँ पे कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है? और डिस्काउंट्स का अगर जिक्र हुआ ही है तो ये कितने तक के डिस्काउंट्स यहाँ पर दिए गए हैं बढ़ाकर? जी कविता, तो होता क्या है, ये एक्चुअली डिस्काउंट जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है। बट हर साल जब फेस्टिव सीजन आता है, जैसे टिपिकली जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर में आता है, उस साल सॉरी उस क्वार्टर में सारी कंपनियां कोई ना कोई स्कीम निकालती हैं। अब हमारी बात करें तो हमने इस बार स्कीम निकाली थी। हमारी एक एक फीस होती है जिसको हम लॉगिन फीस कहते हैं, जो कि 3500 रुपये होती है। वो घटा के हमने 1500 रुपये कर दी थी। इसके अलावा हमने ना कोई रेट पे डिस्काउंट दिया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव फीस पे दिया। तो हमने और कोई किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं दिया है। एक क्वार्टर के लिए हमने ये फीस गिरा के 1500 रुपये कर दी थी। और इसका रीजन बड़ा सिंपल था। एक तो कि कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन होता है कि फेस्टिव सीजन है तो कोई एक फेस्टिव स्कीम आए। दूसरा, जो बड़े शहर हैं हमारे, अगर मैं 600 ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, उसमें से जो टॉप के आप लगा लीजिए 100 ब्रांचेस हैं जो कि बड़े बड़े मेट्रो लोकेशंस में हैं। यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट, सारी लार्ज कंपनीज कोई ना कोई स्कीम निकालती हैं। उसको देखते हुए हमने स्कीम निकाला। इसका कोई लिंकेज डिमांड से नहीं है। इनफैक्ट हमारे, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देख लें और डिसबर्समेंट का परफॉर्मेंस देख लें, 20 से 21% का ग्रोथ हमने एयूएम और डिसबर्समेंट पे दिया है। तो इससे बड़ा क्लियर है कि डिमांड में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, डिमांड में कमी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अब साथ ही एनपीएस पे अगर मैं सवाल पूछना चाहूँ तो बताइएगा, आखिरी तिमाही में एनपीए के नंबर्स अब यहाँ पर आपको किस तरह सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो कविता, हमारा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का होता है, ये बड़ा एक सीजनैलिटी बिजनेस होता है। अगर हम कलेक्शन की बात करें या एनपीएस की बात करें, लास्ट क्वार्टर में हमने 1.36% का हमारा एनपीए रहा है। और अगर मैं पिछले 5 साल का ट्रेंड दिखा दूं तो पिछले 5 साल में हम 1% के आसपास, 1.2% के आसपास हम हमारा जीएनपी एरिया रहा है। एक साल को छोड़ के जो 2022 में था, जहां के आरबीआई के डायरेक्शन पे हमको एनपीए रिकॉग्निशन का पैटर्न चेंज करना पड़ा था पूरी इंडस्ट्री को, वहां हमारा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा 1.5% एनपीए पहुंचा था। बट जनरली हम 1.1 के आसपास रहे हैं। और जिस तरह से हमारा करंट क्वार्टर भी जा रहा है, हम मेरी
का उम्मीद है कि हम 1.1 1.15 पे ही क्लोज करेंगे इस साल को। अच्छा, ऋषि एक चीज़ हमको समझाइएगा। टोटल कस्टमर बेस का अगर एक्सपोजर देखें तो इसमें लगभग 3% MFI लोन्स का है। वैसे देखा जाए तो ये नंबर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन पेन बहुत है इस पूरे सेक्टर में। क्या आप समझा सकते हैं कि किस तरह के NPS इस सेगमेंट में आते हुए देखे हैं, और अगर आप इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है, तो क्या स्पेसिफिकली हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ज़्यादा क्या देखेंगे? सही नंबर बोला आपने कविता। हमारे करीब करीब 3 लाख कस्टमर्स लाइव कस्टमर्स हैं। और अगर मैं MFI की बात करूं, MFI इंडिविजुअल लोन की बात करूं, तो 9,086 कस्टमर्स हैं जिनको इंडिविजुअल MFI लोन का एक्सपोजर है। और इसको अगर मैं फर्दर सब डिवाइड करता हूं और देखता हूं कि कितने कस्टमर्स मुश्किल में हैं, तो करीब 707 कस्टमर्स हैं जो डेलिक्वेंट है, NPA नहीं है। वो डेलिक्वेंसी के बकेट्स में है, बकेट 1 में, बकेट 2 में, बकेट 3 में, बट NPA नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि वो NPA नहीं है। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है। हमारा जो प्रोडक्ट, हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग करते नहीं है कविता। हमारा सारा सिक्योर्ड लेंडिंग है। और हमारा जो कंज्यूमर है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इमोशनल कोशंट होता है। ये जो प्रॉपर्टी, वो पूरे पूरे उम्र में एक ही प्रॉपर्टी बनाता है, तो इमोशनल कोशंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से अगर डिफॉल्ट होगा हाउसिंग लोन में तो वो लास्ट होगा। पिछले 5-6 क्वार्टर से हम सब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि MFI में थोड़ा सा स्ट्रेस रहा है। और इस स्ट्रेस की वजह से ही हमारी जो डेटा एनालिटिक्स टीम है 20-22 लोगों की, ये हर महीने हर कंज्यूमर को, नॉट ओनली MFI कंज्यूमर बट जो हमारे 3 लाख कंज्यूमर्स हैं, इनका बिहेवियर रेगुलरली चेक कर रही है। और जहां भी हमको बिहेवियर पैटर्न में थोड़ा सा भी गिरावट दिखने की उम्मीद होती है, हम कलेक्शन टीम को, इन हाउस हमारी कॉल सेंटर को हम एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो कस्टमर से पहले से टच में रहें। आगे की बोले, अभी हमें थोड़ा मार्केट न्यूज और मार्केट कनेक्ट से ये पता चल रहा है कि MFI में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। अगर ये इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस रहा तो कोई फिक्र की बात नहीं लग रही है, बट अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं आया और 3-4 क्वार्टर के लिए और कैरी फॉरवर्ड आया, तो एक अनसिक्योर्ड लोन से एक मेरा कंज्यूमर, मान लीजिए कि उसने MFI लोन लिया है, नेक्स्ट उसका डिफॉल्ट हो सकता है उसके स्कूटर लोन पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पे, और इवेंचुअली वो एक मॉर्गेज लोन तक आ सकता है। बट उम्मीद यही है अभी करंट ट्रेंड्स को देख के कि ये सिचुएशन नहीं आएगी। ऑलराइट, ऋषि आपसे हमेशा बात करते हैं तो काफ़ी जानकारी मिलती है और सवाल भी कई सारे रहते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हुआ है। धन्यवाद आपका, आपने समय थैंक यू। दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। गौरांग शाह हमारे मेहमान, उनसे जुड़ते हैं। गौरांग, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आधार हाउसिंग फाइनेंस अगर आपकी कवरेज में हो और अगर नहीं तो क्षेत्र पर अपनी राय दीजिएगा बातचीत सुनकर। तो पिछले साल मई के महीने में IPO आया था 315 के स्तर पर, और हमने IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आधार हाउसिंग में निवेश की राय दी थी IPO में। उसी नोट को अगर मैं आधार बनाता हूं तो लंबी अवधि के अगर आपका निवेश है तो आप बने रहें। क्षेत्र के ऊपर थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति थी, जैसे आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे MFI सेगमेंट को लेकर के, वहां पर सुधार अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उम्मीद है, जैसे मैनेजमेंट बता रही थी, कि आने वाले तिमाहियों में सुधार होगा। ब्याज दरों की कटौती अगर आती है तो सबसे पहले फायदा जो होता है वो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र को होता है, और आधार हाउसिंग फाइनेंस जो कि एक छोटे और मध्यम वर्ग लोगों के लिए ऋण मुहैया कराते हैं। हाउसिंग फाइनेंस से लेकर के होम डेकोर से लेकर के प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शंस, सभी क्षेत्र में ये कामकाज कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी मानी जाती है, और इनके ब्रांच नेटवर्क अच्छे हैं, और साथ में इनका कस्टमर बेस भी अच्छा है। तो अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है तो बने रहे। इसके अलावा LIC हाउसिंग और कैनफिन होम्स, ये 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर हमारी खरीदारी की है। चलिए, तो यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ गौरांग ने अपनी पिक्स बताई। गौरांग, शो पर समय भी समाप्त हो गया है, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका। जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया गौरांग जुड़ने के लिए आज।